नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो जो अपना चैप्टर चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट की, और जो अपने टॉपिक्स है सब चीज को कवर करेंगे और इस वीडियो में इस चैप्टर को हम ओवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सा अपना टॉपिक है जो बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यूरोपीय संघ वाला जो टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट जाके देखिए। बात करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट की, तो इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक जो रखा हुआ है वो रखा है आसियान। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आसियान पहले है क्या, पहले ये चीज बता देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ये। देखिए, आसियान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, ASEAN। ए का मतलब होता है एसोसिएशन, एस का मतलब होता है साउथ, ई का मतलब होता है ईस्ट, ए का मतलब होता है एशियन, एन से मतलब होता है नेशन। यानी कि अगर देखा जाए साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक प्रकार का एसोसिएशन है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संघ है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर स्कूल, अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, तो मैं इंग्लिश मीडियम में लिखूं कि हिंदी मीडियम में लिखूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो। कंफर्टेबल जिसमें आप रहो उसमें फुल फॉर्म लिख सकते हो। बाकी अगर आपका आंसर देना है तो आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंग्लिश मीडियम लिया है कि हिंदी मीडियम लिया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसी को हम कहते हैं आसियान। ठीक है, आप जैसा कि मैप में देख सकते हो ये है अपना। ठीक है, अच्छा, इसको एक चीज और मैं और अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है अपना वर्ल्ड मैप, जहां पे आपको नजर आ रहा है अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे का अपना जो साइड है, ये वाला जो साइड की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला जो साइड है, ठीक है, इसी साइड में अगर देखा जाए तो ये अपना आसियान कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया इस जगह पे। तो देखिए, यहाँ पे आसियान के जो 10 देश है उनको दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे कौन कौन से देश हैं, जैसे हो गया अपना लाओस, और कौन हो गया म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, ब्रुनई दारुसलाम इसको कहा जाता है, फिलीपींस हो गया। तो ये वो देश हैं जो कि आसियान के देश हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल चीजों की। देखिए क्या लिखा है, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संघ है। जैसा कि मैंने बताया, दक्षिण पूर्व में जितने भी देश हैं उन्हीं राष्ट्रों का एक संघ है। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो सबसे पहले बता दूं 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भी एक नंबर में आता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और क्यों हुई थी, इसलिए हुई थी कि जो कंबोडिया हो गया, ठीक है, वियतनाम हो गया, इन देशों के बीच में जो मतलब इन देशों ने मिलकर ये सोचा कि एक काम करते हैं, हम सब मिलकर अगर डेवलप करेंगे तो ज्यादा ही डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर एक देश डेवलप करना चाहता है तो जाहिर सी बात है दूसरे देश के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्या लिखा है कि इनकी स्थापना वियतनाम संकट, कंबोडिया संकट और इन इन क्षेत्रों के देशों के पारंपरिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर किस चीज को जन्म दिया, किस चीज को उठाया। ठीक है, तो ये है एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन को बनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और कब होता है इसका गठन, 1967 में होता है, अगस्त 1967 में। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, 5 देशों ने मिलकर 1967 में इसकी स्थापना करते हैं। कितने देशों ने मिलकर, 5 देशों ने मिलकर। ठीक है, तो सबसे पहले चीज आपको क्या क्या याद करना है, सबसे पहला इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है। दूसरे नंबर पे और क्या याद करना है, दूसरे नंबर पे आपको ये कब बना था ये याद करना है। तीसरे नंबर पे क्या याद करना है, तीसरे नंबर पे किन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक है, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और आगे चलकर 5 देश और इसमें जुड़ जाते हैं। टोटल देशों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 देशों की संख्या हो जाती है। समझ में आ रही चीजें, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी भैया इसका पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो मैं इस चीज के लिए मैं काम करूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, और वो न्यू टेलीग्राम बना रहा हूं स्पेशली 2000, ठीक है, 2024 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 2024 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे टाइम टू टाइम वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों को इसका जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये विकास स्टडी पॉइंट का वादा है। ठीक है,
तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ इसका दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन बता देता हूँ, जितने भी चैप्टर्स में करवाते जाऊंगा उन्हीं चैप्टरों का आपको पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर चल रहा है दूसरा और आप कह रहे हो भैया लास्ट वाले चैप्टर का मुझे पीडीएफ दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं टाइम टू टाइम सारी चीजों को करवाने का, तो मैं जब जब चीजों को करवाऊंगा तब तब पीडीएफ में आपको दूंगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपके 90 अब आएंगे, अगर आप वो सारी टिप्स फॉलो करेंगे जो विकास स्टडी पॉइंट के, ठीक है, सर बताएंगे, भैया बताएंगे, जो भी आप मानते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आसियान वाले टॉपिक। आई होप सो सारा चीज क्लियर होगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं आसियान के झंडे की, ठीक है। आसियान के झंडे की बात कर लेते हैं। तो आसियान के झंडे की व्याख्या कीजिए। देखिए हर एक देश का अपना एक झंडा होता है, तो आसियान क्या देश है? नहीं, आसियान 10 देशों को मिलाकर बना हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना एक सिंबल रखा है, इन्होंने अपना एक झंडा रखा हुआ है। कौन सा झंडा है? तो जैसा कि आप देख सकते हो ये झंडा है। जिस प्रकार से यूरोपीय संघ में एक झंडा था ना, 12 सितारे थे, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आसियान का अपना एक झंडा है, जहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सबसे पहले चीज तो ब्लू कलर का बनाया गया है, इसके साथ साथ ये देखिए ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि आपको ये नजर आए, ठीक है। ब्लैक ले लेते हैं। ये सर्कल नजर आ रहा है, ये सर्कल जो है ये किस चीज का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है एकता का प्रतीक है, यानी कि जो 10 देश इसमें शामिल है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं, इसके अलावा आप ये देख रहे हो ये जो इस प्रकार से जो चीजें बनी हुई है, इस प्रकार से जो चीजें बनी हुई है, ये क्या है? ये बताया जाता है ये धान की 10 बालियां हैं। ये क्या है? धान की 10 बालियां हैं जो आसियान देशों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां को दर्शाया गया है। ये 10 बालियां जो है, ये 10 बालियां आसियान 10 बालियां दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को दर्शाया गया है, जो आपस में कैसे मिले हुए हैं? मित्रता से, एकता से, भाईचारे के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। और झंडे में दिया गया जो वृत्त है ये आसियान की एकता का प्रतीक है। समझ में आ रही बातें? तो ये आसियान की एकता का प्रतीक है। कुछ बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये आता है आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले चीज ये क्या है? धान की 10 बालियां हैं। दूसरे नंबर पे ये धान की 10 बालियां किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों को रिप्रेजेंट करती है, जो आपस में मित्रता, एकता, भाईचारे के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ झंडे में दिया गया जो वृत्त है वो एकता का प्रतीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। चलिए भाई अब बात करते हैं आसियान के 10 देश कौन से हैं, ठीक है। 10 देश कौन से हैं? अभी जस्ट हमने पीछे बात किया क्या? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये वो देश हैं जो 5 देश थे, ठीक है, जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आगे चल के 5 देश और इसमें शामिल होते जाते हैं, जिनका नाम है कम्बोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, दारुसलाम। ये 5 देश और जुड़ जाते हैं और इस तरीके से हो जाते हैं ये 10 देश। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं आसियान के उद्देश्य क्या है। तो देखिए किसी भी संगठन का उद्देश्य एक जैसा ही होता है। जाहिर सी बात है, संगठन बनाया गया है तो आपस में एकता के लिए बनाया गया है, आपस में मिलकर डेवलपमेंट करने की बात होगी उसमें, है ना। तो ये सब चीजें, तो देखिए क्या लिखा है, सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जितने भी देश हैं आपस में सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। इन क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लेके आएंगे, साथ ही साथ शक्ति तथा सुरक्षा को स्थापित करेंगे। व्यापार हो गया, कृषि हो गया, उद्योग होगा, इन सब चीजों में एक दूसरे का सहयोग देंगे। किसी एक देश पर अगर आक्रमण हो भी जाता है तो सभी देश अपने ऊपर आक्रमण समझेंगे और सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सदस्य देशों में परस्पर मतभेद के समय शांतिपूर्ण और बातचीत के द्वारा उन सब चीजों को हल करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि जितने भी देश शामिल हैं उन देशों में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस स्थितियों में मिलजुल कर सामना करना है और साथ ही साथ आपस में बैठकर बातों को सॉर्ट आउट कर लेना है ना। समझ में आ रही बात है? चलिए भाई और आगे बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं इसके उद्देश्य तो ऑलरेडी हमने बात कर ही लिया है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, जाहिर सी बात है उसी से थोड़ा रिलेटेड है। क्या है? क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल करना, आतंकवाद का विरोध करना, ठीक है, विश्व शांति को बढ़ावा देना, साथ ही साथ SAFTA और SAPTA के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। देखिए SAFTA बनाया गया है। SAFTA का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है साउथ, ठीक है, A का मतलब होता है एशिया, ठीक है, F का मतलब होता है फ्री, ठीक है, इतना तो साउथ एशिया तो आपको पता है। F का मतलब हो गया फ्री,
टी का मतलब हो गया ट्रेड, और ए का मतलब हो जाता है एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि साउथ एशिया के जितने भी देश है वो आपस में जो व्यापार करेंगे एक मुक्त व्यापार के हिसाब से करेंगे, जिसमें टैक्स वगैरह जो है ये आपस के देशों के लिए कम कर देंगे ताकि व्यापार इजिली हो पाए। और ऐसे एसएपीटीए क्या है, ये बेसिकली वस्तु के गुणात्मक के ऊपर चीजें लिखी गई है कि उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों चीज के ऊपर एसएपीटीए बनाया गया है और एसएएफटीए। हालांकि इस पर कोई हाई फाई क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले एसएएफटीए तो आप यही बोलोगे कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके थ्रू आपस में मुक्त व्यापार के लिए ज्यादा है ना बढ़ावा दिया गया है ताकि उसमें टैक्स वगैरह का छूट मिल सके। और ये किन देशों के लिए, जो वो 10 देश है ना आपस में लेन देन करें उनके लिए, सबके लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। चलिए भाई, तो एसएएफटीए वही लिखा है, साप्ताह से अभिप्राय दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार से है, मुक्त व्यापार क्षेत्र से अभिप्राय सदस्य देशों के बीच ऐसे व्यापार से है जो कि प्रशुल्क के प्रति प्रतिबंधों से मुक्त हो, यानी कि सबसे से फ्री हो, अर्थात ऐसे क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन हो, मतलब आना और जाना ये क्या हो, स्वतंत्र हो। चलिए भाई, ये भी समझ में आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं आसियान शैली क्या है। आसियान शैली एक प्रकार का आसियान का समझो तौर तरीका है, जिसमें क्या कहा गया है, औपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करता है। आसियान ने काफी यश कमाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आसियान के जो 10 देश हैं ये आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग देते हैं और इन सब चीज से मिले हुए रहते हैं, और साथ ही साथ इसकी वजह से आसियान की बहुत ज्यादा बड़ाई हुई है कि हाँ आसियान के जो 10 देश हैं काफी अच्छे हैं, ऐसा करके मतलब उसकी बड़ाई हुई है। इसी को आसियान शैली कहा जाता है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि आसियान के तौर तरीकों को, ठीक है, आसियान के तौर तरीकों को, ठीक है, तौर तरीकों को ठीक है आसियान शैली कहा गया है, आसियान शैली कहा गया है, ठीक है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बातें। चलिए भाई, आसियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला एक प्रकार का संगठन है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया गया है, आसियान आर्थिक समुदाय बनाया गया है, और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया है। जाहिर सी बात है आसियान सुरक्षा की बात किया जाएगा तो इसमें विवादास्पद मुद्दों को बैठकर बातचीत के द्वारा हल करना, शांति को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। आर्थिक समुदाय की बात की जाएगी, इसमें मतलब जिसकी वजह से व्यापार हो पाए, जैसे बाजार को साझा व्यापार किया जाएगा, साथ ही साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, आर्थिक विवाद को सुलझाया जाएगा, ये बात रखी गई है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में किस चीज की बात हुई है, तो आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये किसमें, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय में की गई है। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई और आ रही होगी। तो ये 3 प्रकार के स्तंभ बनाए गए हैं आसियान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं जी। अब बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना और उसके उद्देश्य बताइए। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी, और ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य की। आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है, जिसकी वजह से सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और विदेश नीति में तालमेल बनाए रखने के लिए बढ़ावा देते हैं, और इसी वजह से आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी 1994 में। समझ में आ रही बात। चलिए अब बात करते हैं आसियान विजन 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, आसियान विजन का क्वेश्चन हमारे समय से ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टाइप्स का। पहले है क्या ये बता देता हूँ। आसियान देशों ने मिलकर एक विजन देखा था, जैसे कहते हैं ना विजन, आपका विजन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो ऐसा ही आसियान ने एक प्रकार का एग्रीमेंट बनाया था, एक प्रकार का विजन बनाया था कि 2020 तक हम दुनिया की उभरती हुई एक प्रकार के शक्ति के रूप में हम दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर इस चीज को बनाया गया था, जिसमें क्या बातें लिखी गई थी। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका होगी, यानी कि आसियान हर एक ओर से तरक्की करेगा, ऐसी बातें कही गई है। साथ ही साथ टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है, सबसे बड़ी भूमिका है, और साथ ही साथ आसियान की वजह से जो पूर्वी तिमोर करके जो देश है वहां पे जो संकट है उसको भी इसने सुलझाया है। तो कहा जाए तो आसियान का जो विजन था वो धीरे धीरे पूरा हुआ होता नजर आ रहा है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो 2024 चल रहा है, लेकिन ये बात 2020 की थी। जैसा कि देख सकते हो जो अपना अब जो टॉपिक बचा हुआ है, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा, एक चीन का बचा हुआ है, एक जापान बचा हुआ है, और एक कोरिया बचा हुआ है, ठीक है। तो बस
इन तीनों को कर लेते हैं, ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आप देख सकते हो चीन, ठीक है। मैप में अगर आप देखना चाहते हो तो मैप तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। मैप यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैप उस तरीके से नहीं बनेगा, बट जैसा भी बनेगा मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत का मैप बनता है, ठीक है। यहाँ पे नेपाल हो जाता है और जो ऊपर का हिस्सा है ये हो जाता है चीन का हिस्सा। तो ये चीन की ही बात की जा रही है। तो चीन क्या है, सबसे पहले देखिए, चीन एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। चीन का विकास पहले की तुलना में अब तेजी से हो रहा है, यानी कि चीन पहले अगर देखा जाए तो इतना डेवलप नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां इन्होंने अपनाई जिसकी वजह से चीन बहुत तेजी से तरक्की किया। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है चाउ एन लाई। चाउ एन लाई कौन है, तो चाउ एन लाई ये है, इन व्यक्ति का नाम है चाउ एन लाई, ठीक है। तो ये चाउ एन लाई ने क्या किया, 1973 में 4 चीजों में आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ध्यान देना और उसके लिए काम करना। तो कैसे, कृषि के लिए इन्होंने काम किया, उद्योगों के लिए काम किया, सेना के लिए काम किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए काम किया। किसने काम किया, चाउ एन लाई ने किया, ठीक है। साथ ही साथ चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। याद है आप लोग को कि जब हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे दो ध्रुवता के अंत में, उसमें हमने क्या देखा था कि जो सोवियत संघ से अलग हुए देश थे उन्होंने क्या अपनाया था, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या था, साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ देना और पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेना। लेकिन चीन ने साम्यवादी व्यवस्था को नहीं छोड़ा। हालांकि देखा जाए तो चीन में साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन आगे चल के चीन ने पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपनाया और इसी की वजह से कहते हैं कि चीन ने जो साम्यवादी व्यवस्था था उसको छोड़ा नहीं, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को भी अपना लिया। और ये कैसे अपनाया, ओपन डोर की वजह से अपनाया। अभी देखते हैं। तो चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से वो किया, ठीक है। साथ ही साथ 1978 में मुक्त द्वार की नीति के द्वारा इसने क्या किया, इसने बहुत तेजी से तरक्की किया। मुक्त द्वार की नीति क्या है, तो इसको हम कहते हैं ओपन डोर। क्या कहते हैं, ओपन डोर। ओपन डोर क्या है, ओपन डोर का मतलब क्या है कि पहले चीन में सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था थी, ठीक है। लेकिन आगे चल के एक नेता वहां के होते जिनका नाम था देंग स्याओपेंग, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देंग स्याओपेंग ने क्या कहा कि हम साम्यवादी पर ही सिर्फ आश्रित नहीं रहेंगे, हमें भी चाहिए क्या, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद चाहिए। इन्होंने क्या किया, पूंजीवाद को अपना लिया। और इसी की वजह से कहा जाता है, इसी को कहते हैं ओपन डोर की नीति, यानी कि दोनों को ही इन्होंने अपना लिया। द्वार अपना खुला रखा, ओपन डोर के मतलब पूंजीवादी के लिए भी और साम्यवादियों के लिए भी, ठीक है। और कब अपनाया गया, ये 1978 में अपनाया गया, ठीक है। और जैसा कि ये तो आप देख ही सकते हो, ये चीन की महान दीवार है ना, ये चंगेज के टाइम से बनाई गई है। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए देंग स्याओपेंग कौन है, ये है देंग स्याओपेंग, और जो चाउ एन लाई है वो ये है, जिनकी मेमा इन्होंने 1973 में सारी चीजें की थी, 4 चीजों में चेंजेस, और इन्होंने ओपन डोर की नीति निकाली थी, ठीक है। ये कब निकाली थी, 1978 में, ठीक है। तो देखिए देंग स्याओपेंग के शासनकाल में ओपन डोर की नीति को अपनाया गया। चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन 2040 में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है। और साथ ही साथ आगे चल के 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि आप जानते ही हैं। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो लाइव क्लास में हम चीजें करेंगे वो एमसीक्यू के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए भाई, और आगे बात कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे एशिया मैप में जाहिर सी बात है हमें अब कौन सा, अपना चीन वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब बात करने जा रहे हैं जापान का टॉपिक। तो जापान देखिए, जापान पहले है कहाँ, ये इंडिया को आप देख रहे हो, ये हो गया चाइना। चाइना के जस्ट इस साइड आएंगे तो ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये है जापान, ठीक है। और इसी को अगर जूम कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। क्यूशू, शिकोकू, ठीक है, योकोहामा, ये सब आपने पढ़ा था ना। तो टोक्यो इसकी राजधानी हो गया, ये जापान का पूरा वो पोर्शन है, ठीक है। आई होप तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं जापान की। तो देखिए, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान परमाणु बम को झेलने वाला एकमात्र देश है। अब कैसे, जैसे कि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हुआ था, तो उसमें कब से कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। और उस समय अमेरिका ने जापान पर क्या किया था, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया था 1945 में, ठीक है। और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को तहस नहस कर दिया था। और इसी की वजह से जो जापान है, जापान को काफी नुकसान हुआ। और नुकसान की वजह से तो इसीलिए पॉइंट बना है कि जापान
परमाणु बम झेलने वाला एकमात्र देश है, और उसके बावजूद भी देखा जाए तो जापान इतनी तेजी से तरक्की किया कि आज विकसित देशों में आता है। तो क्या लिखा है, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग करने का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि अमेरिका ने जब जापान पे हमला किया था ना, अमेरिका ने जब जापान पे हमला किया था तो उस समय स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतना ज्यादा, मतलब जैसे आप समझते हो ना, शोक का माहौल हो गया था जापान में, जिसकी वजह से जापान ने कह दिया कि भाई आज के बाद मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अगर कोई देश मुझे समर्थन देने के लिए तैयार हो जाता है, सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं अपनी सेना भी नहीं रखूंगा, और इसके साथ साथ मैं मतलब क्या है कि मैं अपनी सेना नहीं रखूंगा, मैं लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं, मैं सिर्फ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होना चाहता हूं। तो जिस देश ने मतलब अमेरिका ने जापान पे हमला किया था, वही अमेरिका इसको संरक्षण प्रदान करता है, जापान को संरक्षण प्रदान करता है। आगे बात करते हैं। जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जापान तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। जापान G7, जो अपना G7 हुआ था, ठीक है, बहुत पहले, अभी तो G20 भारत में हुआ था, ठीक है, तो जापान G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश है। जापान के पास, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन काफी कम है और कच्चे माल का आयात करना पड़ता है उसको, इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन क्षेत्र में ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और जैसा कि देख सकते हो कि जो सोनी जो कंपनी है, चाहे उसका टीवी ले लो, चाहे कोई भी चीज हो गया, वो भी कंपनी जापान की है। पैनासोनिक भी कहाँ है, जापान की है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी भी जापान की है और होंडा कंपनी भी जापान की है। इसके साथ साथ और भी जो कंपनियां, जैसे याकुल्ट हो गया, टोयोटा हो गया, ये सारी की सारी कंपनियां जापान की है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो जापान आने वाले समय में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आबादी के लिहाज से जापान विश्व में 11वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरी सबसे बड़ी देश है। ठीक है, इसके साथ साथ सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां नंबर है। सैन्य व्यय का मतलब क्या होता है, सेनाओं पर, ठीक है, सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च करता है, ठीक है, उस नंबर पे अगर देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसके साथ साथ 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि जापान को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, अमेरिका। अगर आपको जापान पर हमला करना है तो सबसे पहले फेस करना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि पूरा का पूरा उसने अपना कह सकते हो कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उसने अमेरिका को दे रखी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आई होप सब चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए भाई, अब लास्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं कोरिया की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जापान हो गया, ये चाइना हो गया, बीच में पड़ता है अपना कोरिया। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, इसको और बड़े इमेज में हम देख लेते हैं। ये साउथ कोरिया जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, कोरिया कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में विभाजित कर दिया गया, यानी कि कोरिया दो बन गया, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण कोरिया की, ठीक है, यहाँ पे कोरिया लिखा गया, देखो क्या हो गया, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जहां से हान नदी गुजरती है। ठीक है, ये जो हान नदी है वहीं से गुजरती है। दक्षिणी कोरिया सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो अपना सैमसंग है, LG है, किया की गाड़ी आप देखते हो, ये हो गया। ठीक है, दक्षिणी कोरिया का प्रसिद्ध ब्रांड है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये सैमसंग हो गया, LG हो गया, और जो किया की गाड़ी है, देखिए किस तरीके से स्टैंडर्ड गाड़ी लगती है। ठीक है, तो वो सब दक्षिणी कोरिया का एक प्रसिद्ध ब्रांड है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी कोरिया है वो सत्ता के नए केंद्र में शामिल होती है। आगे 1960 के दशक से 1990 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, और जिसे क्या कहा जाता है, हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हान नदी के किनारे है, इसी वजह से कहा जाता है कि हान नदी के जो किनारे दक्षिण कोरिया है उसमें चमत्कार हुआ है, तो कई बार इसको हान नदी पर चमत्कार भी कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना था। ठीक है, 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2017 में। मानव विकास इंडेक्स जिसको, ठीक है, 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का, ठीक है, SDI रैंक 18वां है। ठीक है, उसमें 18वां रैंक है। दक्षिणी कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ठीक है, सुधार और गर्मी विकास, ठीक है, यहाँ पे एक गर्मी नहीं होगा, ये विकास, व्यापक मानव संसाधन
और विकास इत्यादि सारी चीजें इसमें है। सैन्य बैग के लिहाज से देखा जाए तो विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है। दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी के लिए काफी हाई क्वालिटी के कंपनी के लिए, ठीक है, और इसके अलावा प्रौद्योगिकी के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, हर एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे वाला चीज बताया था मैंने, ठीक है। तो यही था अपना टॉपिक जिसमें हमने सारी चीजों को कवर किया है, ठीक है, चाहे अपना हो गया कोरिया वाला, चाहे ये हो गया अपना जापान का, ठीक है, और इसके साथ साथ ये हो गया अपना देंग शाओपिंग जो है अपना चीन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और डाउट आता है बच्चों की कि सर क्या जापान में बिल्कुल सेना नहीं है? तो देखिए अपने देश के अंदर, ठीक है, जाहिर सी बात है कि दूसरे देश से डरने के लिए या दूसरे देश से लड़ने के लिए, है ना, सेनाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए अपने देश के अंदर भी तो हमें देखना पड़ता है कि हाँ अपने देश को इस तरीके से रखा जाए ताकि विद्रोह ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सेना रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता कि पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाना, है ना, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें, आई होप तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सारी चीजें, आई होप तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में अगर आपको डाउट दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।